क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको शैवाल के बारे में पढ़ाया था। शैवाल क्या हैं, शैवालों का हैबिटेट क्या होता है और शैवालों का क्लासिफिकेशन तथा उनके आर्थिक महत्व को आपको समझाया जा चुका है। आज चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम वनस्पत जगत के अंतर्गत एक नया टॉपिक ब्रायोफाइटा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोफाइट्स के सबसे सरल रचना वाले प्लांट्स होते हैं। इनकी 24,000 से भी अधिक जातियां ज्ञात हैं। ये नम और छायादार स्थानों जैसे कि पहाड़ी चट्टानों, गीली और पुरानी दीवारों, वृक्षों की छाल, गीली और दलदली भूमि आदि में उगते हुए दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में ये भूमि पर हरे झुंडों के रूप में दूर दूर तक उगते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पूरी सतह हरी मखमल के समान प्रतीक होती है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। जिस प्रकार से जंतु जगत में वर्ग एम्फीबिया होता है, उसी प्रकार से पादप जगत का वर्ग ब्रायोफाइट्स होता है। ब्रायोफाइट्स की खास बात होती है कि इनमें भ्रूण बनता है, अर्थात ये शैवालों की भांति नहीं होते हैं, इनमें भ्रूण बनता है। इसीलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है और एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण और प्रिमिटिव समूह बनाते हैं। भारतवर्ष में प्रोफेसर शिवराम कश्यप ब्रायोफाइटा के जनक माने जाते हैं। इनका इस विज्ञान के विकास और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन हम ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जिस प्रकार से शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रायोफाइट्स के पौधे प्रायः छोटे होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। इनमें संवहन ऊतक विकसित नहीं होता है और नर जननांग एंथ्रीडियम या पुंधानी होता है, जबकि मादा जननांग आर्किगोनियम या स्त्रीधानी कहलाता है। ये दोनों अंग मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार स्थानों जैसे कि नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठों, नदी और तालाब के किनारों के वृक्षों, तनों तथा नम चट्टानों पर उगते हैं। वर्षा ऋतु में इनकी वृद्धि अत्यधिक होती है, जिसके कारण भूमि पर एक हरी मखमली परत के रूप में ये फैले हुए दिखाई देते हैं। ब्रायोफाइट्स के विशिष्ट लक्षण इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकांश ब्रायोफाइट नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स के पौधे 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे भी होते हैं। निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स जैसे लीवरवर्ट्स का शरीर थैलस के समान तथा उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट्स जैसे मांस में यह मूलाभास तने और पत्तियों में भिन्नित होता है। इनका शरीर एक या बहुकोशिकीय मूलाभासों, जिन्हें राइजोइट्स कहा जाता है, द्वारा भूमि पर स्थिर रहता है। राइजोइट्स या मूलाभास भूमि से जल और खनिज लवणों का
अवशोषण करने का काम करते हैं और थाइलस की अधर सतह पर विकसित होते हैं। लीवरवर्ट्स के मूलाभास एक कोशिकीय तथा अशाखित मीन्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि मॉसेस में बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं। ब्रायोफाइट्स में थैलस में संवहन ऊतक नहीं होता है, अर्थात एल्गी की भांति, शैवालों की भांति ब्रायोफाइट्स भी नॉन वैस्कुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स का मुख्य पौधा गैमेटोफाइट अर्थात युग्मोद्भिद होता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि गैमेटोफाइट पौधे पर जननांग उत्पन्न होते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये स्वपोषित होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है और ब्रायोफाइट्स के जो नर जननांग उसे हम एंथ्रीडियम या पुंधानी कहते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होता है, जबकि मादा जननांग को हम आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं और यह भी बहुकोशिकीय होता है, अर्थात ब्रायोफाइट्स के जननांग मल्टी सेलुलर होते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो जिसे हम आर्किगोनियम कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। मादा युग्मक को ऊष्फेयर तथा नर युग्मक को एंथ्रोजोइड्स या पुमड़ कहा जाता है। नर युग्मक द्विकशाभिकी बाइफ्लैजिलेट तथा गतिशील होता है, जबकि फीमेल गैमीट या मादा युग्मक गतिहीन होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनियम के संपर्क में आते हैं तथा आर्किगोनियम से संयुग्मन करके जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट इस प्रकार से डिप्लॉयड हो जाता है और यह स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद को जन्म देता है, जिसे हम स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट पूर्णतः या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर ही निर्भर रहता है। स्पोरोफाइट में या बीजाणुद्भिद में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पीढ़ी एकांतरण का अर्थ हुआ गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट पीढ़ियाँ एक के बाद एक एकांतर क्रम में आती रहती हैं। ब्रायोफाइट्स के पौधों की संरचना की बात की जाए तो इनका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। यहाँ हरे रंग का थाइलस होता है, जैसे कि रेक्सिया और मार्केंसिया, अथवा यह मूलाग्न, पत्ती एवं तने में विभाजित होता है, जैसे कि मॉस में। इन पौधों में ऊतक तंत्र कम विकसित होते हैं, केवल मृदुत की कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं तथा वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। आप अपनी स्क्रीन पर ब्रायोफाइट्स के कुछ पौधों को देख रहे हैं। इसमें ए में लीवरवर्ट है जो मार्केंसिया है और ये फीमेल थैलस है मार्केंसिया का। बी डायग्राम मेल थैलस मॉसेस का है और सी डायग्राम जो बना हुआ है ये फ्यूनेरिया का है, जो कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों को दर्शा रहा है। और डायग्राम डी ये स्फैग्नम का गैमेटोफाइट है। इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर ब्रायोफाइट्स के मार्केंसिया, फीमेल और मेल थैलस को देख रहे हैं और डायग्राम सी में फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देख रहे हैं और डायग्राम डी में
स्फैग्नम का गैमेटोफाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रायोफाइट्स के लक्षणों को लिखने के साथ इन महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट्स के डायग्राम को भी अपनी नोट कॉपी में आपको बनाते हुए चलना है। अब बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, जनन किस तरह से करते हैं, क्योंकि जनन क्रिया के द्वारा ही पौधों में अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में जनन दो तरह से होता है, एक वर्धी या कायिक जनन जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा लैंगिक या लिंगी जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विविध प्रकार का वर्धी जनन होता है, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन अथवा विखंडन द्वारा, जिमा द्वारा, ट्यूबर द्वारा और बल्बिस द्वारा। इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई प्रोसीजर हो सकते हैं जिनके द्वारा ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्मकी होता है, अर्थात निश्चित नर पुंधानी या एंथ्रीडियम और मादा स्त्रीधानी या आर्किगोनियम उपस्थित होते हैं। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स या पुमड़ का निर्माण होता है जो कि चल मोटाइल होते हैं और द्विकशावकी या बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जबकि स्त्रीधानी में एक गोल और अचल अंड या ऊष्पोर अथवा एग होता है। निषेचन के लिए जल की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि जल के माध्यम से ही पुमड़ या एंथ्रोजॉइड्स एग के पास पहुंचता है और वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट या द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जिसे हम निषितांड या ऊष्पोर के नाम से जानते हैं। ऊष्पोर स्पोरोफाइट को जन्म देता है, जिसे स्पोरोगोनियम के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। कुछ पौधों जैसे रिक्सिया में स्पोरोफाइट बहुत ही साधारण होता है, जबकि मास में या फुट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित रहता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर बने हुए फ्यूनेरिया के डायग्राम को देखिएगा, उसमें स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित है। कैप्सूल में मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। ब्रायोफाइट्स में बनने वाले सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस या समबीजाणुक होते हैं। और फिर बीजाणुओं का जर्मिनेशन होता है। बीजाणुओं के जर्मिनेशन अर्थात अंकुरण के द्वारा सीधे नया पौधा बन जाता है, या फिर उससे भी पहले पुतंतु बनाते हैं, जिससे गैमेटोफाइट का विकास होता है। इस प्रकार से ब्रायोफाइट के सदस्यों में निश्चित प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या है? लैंगिक जनन के दौरान गैमेटोफाइट पौधे पर नर एवं मादा युग्मकों के संयुग्मन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, और यह जाइगोट सूत्री विभाजन द्वारा एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण कर लेता है, और फिर भ्रूण विकसित होकर द्विगुणित स्पोरोफाइट या द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। बीजाणुद्भिद में संपुटिका में, कैप्सूल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स या अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर जर्मिनेट करके पुनः एक नया गैमेटोफाइट पौधे का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स के पौधे के जीवन चक्र में युग्मोद्भिद अर्थात गैमेटोफिटिक और बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफिटिक जनरेशन क्रमशः एक के बाद एक आती रहती हैं। इसे ही हम पीढ़ी एकांतरण का नाम देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एक मास प्लांट है जिसमें दोनों जनरेशन्स को दिखाया गया है। गैमेटोफिटिक पीढ़ी हैप्लॉइड है
और स्पोरोफिटिक पीढ़ी डिप्लॉयड होती है। इस लाइफ साइकिल को भी आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक पादप वर्ग में लाइफ साइकिल का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड पीढ़ियाँ आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। अब आता है ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के पौधे आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके कुछ महत्व को भी समझना अत्यंत आवश्यक होता है। ब्रायोफाइट्स कुछ मांस जो तालाबों में उगते हैं और मृत्यु होने पर जल में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जिसके कारण मृदा के निर्माण में सहायता मिलती है। ब्रायोफाइट्स चट्टानों पर उगकर उसे दूसरे बड़े पौधों को उगाने योग्य भूमि तैयार करने में भी सहायता पहुंचाते हैं। ब्रायोफाइट्स घने रूप से उगने के कारण मिट्टी को बांधने का काम करते हैं और इस प्रकार वर्षा के जल द्वारा भूमि के कटाव को रोकने में ब्रायोफाइट्स के पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स के पौधे शाकाहारी स्तनधारियों द्वारा भोजन के रूप में खाने के काम आते हैं। एक ब्रायोफाइट्स है स्फैग्नम, जिसमें जल अवशोषण की बहुत अधिक क्षमता होती है, अतः इसका उपयोग जीवित पौधों को लपेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, उद्यान विज्ञान में शाखों एवं रोपड़ों को बांधने के लिए, कृषि भूमि में स्फैग्नम को उगाकर मृदा की नमी बनाए रखने के लिए तथा घावों की ड्रेसिंग के लिए भी स्फैग्नम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से ब्रायोफाइट्स के पौधे भोजन एवं चारे के रूप में, भोजन तथा चारे के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स के पौधे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे कि स्फैग्नम अपघटित होकर के पीट बनाता है। यह पीट ईंधन के रूप में काम आता है तथा बाग बगीचों की मिट्टी में पीट मिला देने से मिट्टी स्पंजी हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के काम में भी ब्रायोफाइट्स का उपयोग किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स, जैसा कि हमने बताया, जंतुओं के रूप में चारे के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ब्रायोफाइट्स के वर्गीकरण की बात की जाए, वर्गीकरण भी आप ब्रायोफाइट्स का लिख सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो के माध्यम से हम ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण को समझाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल लेते हुए पीढ़ी एकांतरण को समझाएंगे। ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात की जाए तो ब्रायोफाइटा को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिनके नाम हैं हिपैटिसी, एंथोसिरोटी और मशाई। हिपैटिसी को हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटी को एंथोसिरोटॉप्सिडा और मशाई को ब्रायोप्सिडा के नाम से जानते हैं। हिपैटिसी में हम फिर कई सारे भाग कर सकते हैं, जैसे कैलोब्रायल्स और जंगरमनियल्स, मार्केंसियल्स और स्फेरोकार्पेल्स। इसी प्रकार एंथोसिरोटी में एक ही ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, जिसका एग्जाम्पल एंथोसिरास है, और हिपैटिकी का एग्जाम्पल रिक्सिया और मार्केंसिया है। इधर मसाई में भी हम 3 ऑर्डर कर सकते हैं, स्फैग्नेल्स, जिसका एग्जाम्पल स्फैग्नम है, ब्रायल्स और एंडियल्स। इस तरह से ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में हिपैटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई में बांटा गया है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।